हाँ भाई, क्या होते हैं मसल्स? जी शाबाश, व्हाट आर मसल्स? बंडल ऑफ टिश्यूज made up of cells that are highly contractile. मसल बेटा याद कर लें, मसल एक ऐसा टिश्यू होता है जो उन सेल्स का बना होता है जो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो याद कर लें, जो मसल्स होते हैं, याद कर लें, भूलिएगा नहीं, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटे हो जाते हैं, जब रिलैक्स करते हैं तो बड़े नहीं होते, अपने ओरिजिनल साइज़ पे चले जाते हैं वापस। इसलिए हम कभी भी नहीं कहते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, हम कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो ये बात हमेशा के लिए याद कर लो, भूलना नहीं इसको, कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटे होते हैं और जब बड़े होते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज़ पे वापस आ जाते हैं। अब मसल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल हैं तो उसकी कोई वजह होगी ना, दे कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बेसिकली इनके पास क्या होता है बच्चों? इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, और आप जानते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती हैं? वो होती हैं मायोसिन और एक्टिन। कौन सी होती हैं बच्चों? मायोसिन और एक्टिन। और ये जब हम इनकी मायोफिब्रिल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, क्या करती हैं। सही है। अब जब मैं मसल्स को देखता हूँ तो आप याद कर लीजिए कि मसल जो होंगे ना, आप याद कर लो, इस बात को भूला ना करो, ये बात पहले भी हमारी हुई है कि हमारी बॉडी में 4 फंडामेंटल टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल और नर्वस टिश्यू। 5वां हमारे पास कोई टिश्यू नहीं होता। इसलिए जब हमने बोन पढ़ी तो हमने क्या कहा? बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आ रही है ना बात? तो वो सारे के जितने भी टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं वो इन्हीं 4 टिश्यूज़ में से कोई होंगे या उन्हीं की टाइप होंगे। ठीक है। तो ये जो मसल है ना हमारे, ये मसल हमारे जो 4 फंडामेंटल टाइप के टिश्यूज़ हैं उनमें से एक है। तो कौन कौन सा नाम लिए मैंने? एपिथेलियम 1, कनेक्टिव टिश्यू 2, मसल 3, नर्वस टिश्यू 4, 5वां कोई भी नहीं। अब जब मसल को हम देखते हैं तो आप जानते हैं मसल 3 टाइप के होते हैं, तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स। और हमारा जो सिलेबस है ना पीएमडीसी का, वो ये चाहता है कि हम क्या करें, हम इनको कंपेयर कर लें आपस में। तो कंपेयर कर लेते। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मसल्स ऊपर, ये ऊपर मैंने क्या लिख दिया? मसल्स। और ये मैंने मसल्स से जनाब अली इसकी पहली टाइप लिख दी जिसका नाम है स्मूथ मसल। ये मैंने इसकी दूसरी टाइप लिख दी जिसका नाम है कार्डियक मसल। और ये मैंने इसकी तीसरी टाइप लिख दी जिसका नाम है स्केलेटल मसल। अब मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ इनको एक एक करके कंपेयर करता जाऊंगा। हम कोई एक पॉइंट उठाएंगे और वो पॉइंट उठा के देख लेंगे कि इन तीनों में वो पॉइंट कहाँ कहाँ फिट होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले स्मूथ मसल्स, याद कर लो, अनस्ट्राइएटेड होते हैं। अनस्ट्राइएटेड क्या मतलब हुआ? अब इधर देखिए, जब आप स्केलेटल मसल्स को देखते हो और जब आप कार्डियक मसल्स को देखते हो तो स्केलेटल और कार्डियक मसल में आपको मायोसिन इस तरह से अरेंज हुई भी नज़र आती है। मायोसिन आपको इस तरह से अरेंज हुई भी नज़र आती है। ये हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिटेल में करेंगे इसका। तो अब देखिए हमें क्या लग रहा है, ये लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे ज़ीब्रा की वाइट पट्टी फिर ब्लैक पट्टी, फिर वाइट पट्टी फिर ब्लैक पट्टी, फिर वाइट पट्टी फिर ब्लैक पट्टी, ऐसे लग रहा है। अब आप लोग ये बात याद कर लो कि इसी पैटर्न को हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड पैटर्न। स्ट्राइएटेड मतलब धारीदार, धारीदार जिसमें धारियाँ लगी हुई हो बहुत सारी, जैसे इतनी शर्ट पहनी हुई, इस लड़की ने जो शर्ट पहनी हुई ना ये। अब इसमें तुम ये देख लो कि इसका ये जो ऑरेंज कलर है, जो भी कलर है वॉट वो समझे डार्क बैंड हो गया, और ये वो जो बीच की वाइट पट्टी है वो वाइट बैंड हो गया। तो लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, इस तरीके से काम हो गया। सही हो गया। ये देखो इतनी शर्ट पहनी हुई, देखो ये भी, इसकी तो बनी ब्लैक और वाइट पट्टियाँ रही है ना इस तरीके से। सही है।
जब कार्डिक मसल्स को मैं देखता हूं तो कार्डिक मसल्स कैसे होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं, और स्केलेटल मसल भी कैसे होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? स्ट्राइएटेड। सही है। जब मैं देखता हूं तो मुझे पता लगता है मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे विल पावर में नहीं है, इनवॉलेंटरी हैं। कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंटरी हैं, और स्केलेटल मसल भी इनवॉलेंटरी हैं। ठीक। अब जब ये दो फीचर हमने देखे ना, तो यहीं से हमारे दो मजीद नाम इसके निकल आए। वो क्या? इस स्मूथ मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइएटेड। अरे रुक तो जाओ मैं। अनस्ट्राइएटेड इनवॉलेंटरी मसल। कार्डिक मसल का स्ट्राइएटेड इनवॉलेंटरी मसल्स। और हाँ, तुम सही कह रहे हो बिल्कुल, स्केलेटल मसल वॉलेंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल का नाम क्या बन जाएगा? यहां लिख देता हूं, स्ट्राइएटेड वॉलेंटरी मसल। सही है, ओके। अब इधर देखो, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप सेल होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मैं स्केलेटल अपना स्मूथ मसल का सेल बनाऊंगा ना, तो देखो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि इसके मुझे जो एपिक्स होंगे, कॉर्नर होंगे, वो पतले बनाने होंगे, और बीच वाला पार्ट इसका थोड़ा सा खुला हुआ होगा इस तरीके से, और एक न्यूक्लियस होगा इस तरीके से। इसके बरक्स मैं जब कार्डिक मसल को देखूंगा तो फाइबर लाइक सेल होंगे, फाइबर लाइक सेल, और न्यूक्लियस या तो एक होगा या दो होंगे, यूनी और बाय न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल को देखूंगा तो मैं मसल फाइबर होगा इसमें, यानी धागे की तरह का मसल सेल होगा, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। क्या होंगे बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ऐसे सेल होंगे, ऐसे लंबे लंबे धागों की तरह। तो कार्डिक मसल के सेल भी ऐसे होते हैं, स्केलेटल मसल के सेल भी ऐसे। सही है। अच्छा, जब हम स्मूथ मसल्स को देखते हैं तो स्मूथ मसल हमें ट्यूब्यूलर ऑर्गन में मिलते हैं बॉडी के। तो फाउंड इन ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के ट्यूब्यूलर ऑर्गन में होते हैं, ट्यूब लाइक ऑर्गन में होते हैं। जैसे आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ब्लड वेसल हो गई, यूरेटर हो गई, इस तरह से ट्यूब लाइक ऑर्गन कोई भी आप सोच लो। ब्रोंकाई हो गए, ट्रैकिया हो गई, लेरिंग्स हो गई, सारे। ये कार्डिक मसल कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट। पहले भी तुम्हें कहा था वॉल्स ऑफ हार्ट कहा करो। ये दिल के अंदर थोड़ी होते हैं, दिल तो अंदर से खाली होता है, कैविटी होती है। और ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें? फाउंड अटैच्ड विद स्केलेटन। स्केलेटन से अटैच होते हैं। और याद है ना, स्केलेटन में से बोन नहीं होती, कार्टिलेज भी होती है, तो ये कार्टिलेज से भी अटैच होते हैं। जब मैं इनको देखता हूँ स्मूथ मसल्स को, तो मुझे पता लगता है ये थकते नहीं है, फटीग नहीं होते। डू नॉट फटीग। कार्डिक मसल भी फटीग नहीं होते, डू नॉट फटीग। और स्केलेटल मसल्स फटीग नहीं हो जाते, फटीग इजीली, बड़े आसानी से फटीग हो जाता है। मैं अभी तुम्हें बैठे बैठे यहाँ पे कहूँ कि अपने हाथ ऐसे खोलना बंद करना शुरू करो, 1 मिनट भी नहीं खोलोगे तुम्हारे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, और तुम बोलोगे यार सर ने कि मुसीबत में डाल दिए। तो ये जो दर्द होता है फटीग ही है नहीं। अच्छा, जब मैं स्मूथ मसल्स को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन बड़ी पावरफुल होती है। तो स्लो एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन
अच्छा ये बात ध्यान में रखना कि जब मैं कह रहा हूँ ना सी कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, तो स्लो से मुराद ये नहीं कि बहुत ही स्लो है, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स के मुकाबले में स्लो है। वैसे इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी ठीक ठाक होती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? रैपिड एंड पावरफुल। और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत रैपिड और पावरफुल होती है। स्मूथ मसल अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट नहीं कर सकते। जब तक ब्रेन से नर्व इम्पल्स नहीं आएगी ये कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, नीड नर्व इम्पल्स। तो इनको नर्व इम्पल्स की ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। स्केलेटल मसल के साथ भी क्या मसला है? नीड नर्व इम्पल्स। इनको भी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए नर्व इम्पल्स चाहिए, कार्डियक मसल को नहीं चाहिए। वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट करते हैं। पढ़ा था ना हमने ऐसे नोट। तो कार्डियक मसल क्या होते हैं? दे आर मायोजेनिक, अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट कर लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। जनरेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, जनरेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट कर लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं किसी। जब मैं स्मूथ मसल्स को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं वो इस तरह से लंबाई में भी अरेंज होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से लंबाई में भी अरेंज होंगे और गोलाई में भी अरेंज होते हैं, यानी उनकी अरेंजमेंट आपको इस तरीके से भी नज़र आती है। तो हम कहते हैं जी इनकी अरेंजमेंट सर्कुलर भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये कोई वेसल है तो इसमें आपको स्मूथ मसल ऐसे लंबाई में भी अरेंज मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनली, और ऐसे गोलाई में भी अरेंज मिलेंगे, कैसे? सर्कुलरली। तो अरेंज इन सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल फैशन। जबकि जो कार्डियक और स्केलेटल मसल होते हैं ना वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, और ये भी कैसे अरेंज होंगे? अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, यानी लंबाई में अरेंज होंगे। इसीलिए इनके सेल तो क्या बोलते हैं हम लोग? मसल फाइबर बोलते हैं। सही है? काफ़ी हैं पॉइंट, मेरे ख्याल काफ़ी हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप कार्डियक मसल के सेल्स को देखते हैं ना तो होता क्या है कि ये एक कार्डियक मसल का सेल था, इसके साथ दूसरा सेल आके मिला, इसके साथ तीसरा सेल आके मिला, तो ये एक चेन बनने लग गई ना सेल्स की। अब आपको याद है ना कि कार्डियक मसल्स के बीच में हमें क्या पास करना है? करंट पास करना है ना। तो याद कर लो कि ये जो इनकी मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इनकी मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन होते हैं, और जो कनेक्शन होते हैं तो इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में बड़े मज़े से पास हो जाती है। नतीजा क्या होता है? कार्डियक मसल सारे के सारे एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सारे सेल आपस में कनेक्टेड हैं। याद कर लो बच्चों, इसको सिनसाइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनसाइटियम। सिनसाइटियम का मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है? मतलब होता है नेटवर्क। और याद कर लो कि ये जो प्लेट है ना जो उनको जोड़ रही है, ये प्लेट, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क आपको सिर्फ कहाँ मिलती हैं? कार्डियक मसल में मिलती हैं, और कहीं भी नहीं मिलती। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये तीन तरह के मसल्स के बारे में हमने बेसिक बात कर ली। अच्छा एक बात और कर लें यहाँ पर कि जब मैं कार्डियक मसल के सेल को देखूंगा ना तो इसके सेल्स मुझे लॉन्गिट्यूडनल तो मिलेंगे, मगर इसके साथ इनमें हमें ब्रांचेस भी नज़र आ रही होंगी। क्या नज़र आ रही होंगी? हमें इनमें ब्रांचेस भी नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखा करें। तो फाइबर लाइक सेल होते हैं, फाइबर लाइक सेल कैसे होते हैं? इनके ब्रांच्ड होते हैं। स्केलेटल मसल अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, यानी इनमें ब्रांचेस नज़र नहीं आ रही होती हमें। यानी ये जो ब्रांच आपको यहाँ नज़र आ रही है ना, अगर मैं इसको देखूंगा तो स्केलेटल मसल के सेल मुझे बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में नज़र आ रहे होंगे।
तो मुझे इनमें कोई ब्रांच ही नज़र नहीं आ रही। बेटा ठीक हो गया। तो ये हमने मसल की तीनों टाइप की बात कर ली है। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, और उसमें हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को, पहले स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखेंगे डिटेल में और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। सही हो गया। अच्छा, हम लोगों ने बात कर ली है मसल्स के कंपैरिजन की, स्केलेटल, कार्डियक और जो स्मूथ मसल थे उनका कंपैरिजन हो गया। आज हम बात करेंगे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की और फिर स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की। राइट, तो देखें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्केलेटल मसल के बेसिक स्ट्रक्चर की, और फिर स्केलेटल मसल के बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, और उसी के साथ हम इसी कॉन्ट्रैक्शन की बात करके इसको आज इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अब इधर देखिए, स्केलेटल मसल एज वी ऑलरेडी न्यू, हमने इसके बारे में बात कर ली है कि वो मसल होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। और मैं ये बात आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि स्केलेटन से हमारी मुराद सिर्फ बोन नहीं होती है, कार्टिलेज भी स्केलेटन का पार्ट है। तो जो हमारे स्केलेटन मसल होते हैं वो सिर्फ बोन से अटैच नहीं होते, वो कार्टिलेज से भी अटैच हो सकते हैं। तो अब इधर देखें, लेट सपोज ये आपकी एक अदद बोन है और जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये बोन्स इस जगह आपस में कंबाइन हो रही हैं, और जिस जगह दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिलती हैं, वी ऑल न्यू, हम इस प्लेस को जॉइंट का नाम देते हैं। ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक मसल आ गया। अब इधर देखिए, ये हमारे पास बेटा एक हमारा मसल है, और ये जो मसल है अगर आप देखें तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इन मसल्स को इन दोनों बोन्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ये इसके साथ भी जुड़ गया और ये इसके साथ भी जुड़ गया। ऑलराइट, अब आप लोग बात ध्यान में रखेंगे कि ये टिश्यू जिसकी मदद से ये मसल इस बोन से या इस बोन से जुड़ा हुआ है, इस टिश्यू को आप और मैं टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। तो व्हाट इज टेंडन? टेंडन इज कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन इज कनेक्टिव टिश्यू which connect muscles with skeleton। मैं आपकी इजाज़त से बोन की बजाय यहाँ पर स्केलेटन की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये बोन से नहीं, कार्टिलेज से भी अटैच हो सकते हैं। अब इसके अंदर ये बीच वाला जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये कहलाती है मसल की बैली। क्या कहलाती है बच्चों? मसल की बैली। आपने याद रखना है कि जो मसल की बैली होती है ना, ये मसल की जो बैली है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल। ये कौन सा पार्ट है? इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल। ये मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, मेहरबानी करके आप इसको याद रखिएगा। और ये जो टेंडन होते हैं ना, याद कर लें, टेंडन आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। टेंडन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट्स। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखेंगे। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस मसल को बीच में से यहाँ से काटता हूँ, और बीच में से यहाँ से काट के मैं इसका एक सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो जब मैं इसका सेक्शन बनाऊँगा तो आपको पता है सेक्शन में मुझे जो इसका डाइसेक्टेड पार्ट है, ये पार्ट जो मैंने कट कर दिया है, ये मुझे इस तरीके से नज़र आएगा, और ये जो इसका पीछे वाला पार्ट है ये मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। ऐसा ही है। और यहाँ पर मुझे साथ ही उसकी टेंडन भी नज़र आ रही हो। तो मैंने ये आपके मसल की बैली को दरमियान में से काट लिया है। जब भी आप स्केलेटल मसल को देखते हो तो आप ये बात याद कर लो कि जो स्केलेटल मसल होता है, इसको बाहर पूरे मसल को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है, और ये मेम्ब्रेन जिसने इस पूरे मसल को कवर किया हुआ है, इसको आप और मैं एपीमाइसियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एपीमाइसियम। तो व्हाट इज एपीमाइसियम? इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल, जो पूरे मसल के स्ट्रक्चर को कवर करके बांध के रखती है। हो गया। उसके बाद जब हम अंदर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो मसल इटसेल्फ है ना, मसल इटसेल्फ कोई एक एंटिटी नहीं है, वो बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हुआ है। और जिन यूनिट से ये मसल्स मिलके बना होगा उनको मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर देता हूँ। ये होते बहुत सारे हैं, मगर चूँकि हमने तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 2 4 5 बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये इस तरीके से जब हम मसल को देखेंगे तो मसल के अंदर हमें इस तरीके से कुछ पैकेट्स नज़र आएंगे, कुछ बंडल नज़र आएंगे। अब ये जो पैकेट्स, ये जो बंडल हमें नज़र आ रहे हैं, इनको आप और मैं मसल बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं मसल बंडल। और याद कर लो, जो मसल बंडल होता है ना,
इसी को मसल फेसिकुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मसल फेसिकुलस, क्योंकि फेसिकुलस जो वर्ड है, फेसिकुलस वर्ड का मतलब ही बंडल होता है, तो ये मसल फेसिकुलस है। अब आप देख रहे हैं मसल फेसिकुलस को भी एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, इस मसल फेसिकुलस को भी मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, इसीलिए ये मसल फेसिकुलस एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो इस मसल के फेसिकुलस को कवर करती है, ये मेम्ब्रेन, इसको आप और मैं पेरीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम। तो एपीमाइसियम वो लेयर जो पूरे मसल को कवर करेगी, और पेरीमाइसियम वो लेयर जो मसल बंडल को कवर करेगी। अब मैं आपकी इजाज़त से इस मसल बंडल को बाहर निकाल रहा हूँ। ये मैंने मसल बंडल बाहर निकाल लिया, ये हमारा मसल बंडल बाहर आई है, ये हमारा मसल बंडल मैंने आपकी इजाज़त से बाहर निकाल लिया, ये मसल बंडल बाहर आई। अब जब मैं मसल बंडल को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये जो मसल बंडल है ना, इस मसल बंडल के अंदर मुझे मसल्स के सेल नज़र आएंगे, और वो मसल के सेल मुझे यहाँ पर इस तरीके से सर्किल्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? ट्रांसफर सेक्शन। हालांकि ये असल में लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल धागों की तरह के सेल होते हैं, जिनका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। इनको मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। तो ये हमें नज़र आ गए मसल फाइबर। क्या नज़र आ गए बच्चों? ये हमें नज़र आ गए मसल फाइबर। और मसल फाइबर आप जानते हैं, व्हाट इज़ मसल फाइबर? इट इज़ सेल ऑफ मसल। ये क्या होता है बच्चों? ये मसल का सेल होता है, ये मसल का सेल होता है। अब जब आप देखते हैं तो ये मसल फाइबर जो है ना, इसको भी एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, जिसको आप और मैं एंडोमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। तो देखो, पूरे मसल के ऊपर एपीमाइसियम, बंडल के ऊपर पेरीमाइसियम, एक मसल सेल, एक मसल फाइबर के ऊपर एंडोमाइसियम। अच्छा, अब अगर मैं इस एक मसल फाइबर को आपकी इजाज़त से निकालूं और बड़ा कर लूं, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक मसल फाइबर निकाल के इस तरह से मैंने इसको बड़ा कर लिया है, ये मैंने इसको बड़ा कर लिया। तो मैं देखूंगा कि ये जो मेरी मसल फाइबर है ना, इस मसल फाइबर के अंदर भी मुझे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट नज़र आएंगे, और ये जो बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिट होंगे, इन यूनिट्स को आप और मैं मायोफिब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? तो अगर मैं इसको ऐसे बाहर निकाल लूँ तो ये इस तरीके से आपके सामने एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को आप और मैं मायोफिब्रिल कहते हैं। मायोफिब्रिल पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मायोफिब्रिल पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और मैंने चूँकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि वो जो हमें मसल में स्ट्राइएशन नज़र आते हैं ना, क्या नज़र आते हैं? स्ट्राइएशन। वो जो एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट नज़र आती है, वो बेसिकली हमें मायोफिब्रिल में नज़र आ रही होती है। वो बेसिकली हमें कहाँ नज़र आ रही होती है? मायोफिब्रिल में। इसका मतलब है मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी कहाँ पर है? मायोफिब्रिल में। तो मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये सारी चीज़ें मिलके कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा स्टेज सेट हो गया है, और ये हमारा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। यही स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे अभी किताब में ही बना हुआ है, यही स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आपकी किताब में ही बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, पेज नंबर आपका है 49, पेज नंबर 49 पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बेटा ये बात क्लियर हो गई सारी? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूंगा मायोफिब्रिल का, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, यानी अब मैं इस मायोफिब्रिल को बड़ा करके बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। और मैं चूंकि अंदाजे से चीज़ें बनाऊंगा, इसलिए अगर कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हो तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। इधर देखें, जब मैं इसको देखूंगा ना, तो सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मुझे नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? मुझे इस मायोफिब्रिल के अंदर इस तरीके से एक जिगजैग प्रोटीन नज़र आएगा।
मुझे सबसे पहले मायोफिब्रिल में इस तरीके से एक जिग जैग फॉर्म में इस तरीके से प्रोटीन नज़र आएगा। याद कर लें, ये जो आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, इस प्रोटीन को आप और मैं जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड लाइन। और ये जेड लाइन में जो जेड है, ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, उसके नाम पे है, और इसको आप पढ़ते हैं ज़ुआशी शंबे। क्या पढ़ते हैं? इसलिए आपको मुंह टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जेड लाइन पढ़ लें। आप सिर्फ क्या पढ़ लें? जेड लाइन, आपका काम चल जाएगा। तो ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसी के ऑनर में इसको ज़ुआशी शंबे लाइन या जेड लाइन इसको बोलते हैं। खैर भारत, अब ये जो आपकी जेड लाइन शरीफ है, अगर आप देखेंगे तो जेड लाइन से आपकी पहली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ओरिजिनेट करती है, इससे अटैच होती है, और ये जो पहली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपकी इससे अरेंज हो रही है, ओरिजिनेट कर रही है, इस प्रोटीन को आप और मैं एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिन प्रोटीन। तो ये जेड लाइन है, और ये कौन सी प्रोटीन है हमारी? ये हमारी एक्टिन प्रोटीन है। कौन सी है? ये एक्टिन है। अब इधर देखें, इस एक्टिन के दरमियान में यहाँ पर आपको मायोसिन नज़र आ रही होगी। क्या नज़र आ रही होगी? मायोसिन। अब आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है और ये बात भूलनी नहीं है। देखो, ये मायोसिन, ये क्या है बच्चों? ये मायोसिन है। अच्छा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें थोड़ी सी अंदाजे से बना रहा हूँ ना, इसलिए अगर ये थोड़ी बहुत कोई आगे पीछे हो रही हो तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये हमारी मायोसिन आ गई। ये क्या आ गई हमारी? ये हमारी मायोसिन आ गई। एक्टिन थिन प्रोटीन है और मायोसिन थिक प्रोटीन है। इसको याद करने का एक और बड़ा आसान तरीका है, एम से मायोसिन, एम से मोटी, एम से मायोसिन, एम से मोटी। वो जिस ज़माने में मैं आपके जितना था, और मैं कोचिंग में पढ़ता था एक जगह पे, और आपके सर काशिफ भी मेरे साथ पढ़ते थे, हम लोग सारे साथ ही पढ़ते थे। तो वहाँ पे वो लड़की हमारी क्लास में थी, और वो बहुत मोटी थी, और अब उस बेचारी को हम बहुत छेड़ते थे। हम उसके पीछे जाके बैठ जाते थे क्लास में, और जाके बोलते थे एमोटी एमोटी एमोटी, ऐसे हम उसको तंग करते थे। तो 2-4 दिन तो उसने बर्दाश्त किया। फिर उसने सर को हमारी शिकायत की। उसने कहा कि भाई ये जो है ना, मुझे छेड़ते हैं पीछे बैठ के, मुझे बोलते हैं एमोटी एमोटी एमोटी। तो सर ने आगे हमें पकड़ लिया। सर ने कहा भाई क्या बदतमीजी है? हमने कहा सर ये इसको गलतफहमी हो रही है, हम इसको थोड़ी बोल रहे थे, हम तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। अब वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनी? MOT। इसको ज़रा तेज़ बोलो, MOT MOT MOT। तो लड़की ने जब वो सुना तो वो समझ गई ये बड़े फनकार हैं। तो उसने फिर दोबारा कि हमारी शिकायत नहीं की उसके बाद, और हम इतने खबीस थे, हम उसके बाद भी बेचारी को छेड़ते रहे। और बाद में पता है, बाद में उस लड़की से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। हाँ रियली। और वो बहुत अरसे कायम भी रही। और पता है क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो रीनल स्टोन हुआ। रीनल स्टोन होने से उसकी किडनी ख़राब हो गई। और जिस ज़माने में वो आती थी हॉस्पिटल, तो मैं अटेंड करता था उसको, मतलब मैं डॉक्टर था, वो बेचारी आती थी एज ए पेशेंट। और उसी किडनी फेलियर में बाद में बेचारे का इंतकाल भी हो गया। तो खैर, ये है आदमी की ज़िंदगी। और बाद में जब वो मुझे हॉस्पिटल में मिली और मैंने को देखा बड़ी कमज़ोर, बड़ी वीक, मैंने कहा भैया आपको क्या हुआ है? तो पता लगा जी वो उसको किडनी ख़राब हो गई बेचारी को। ये है इंसान की टोटल ज़िंदगी है भाई। बातें बड़ी बड़ी हैं, है कुछ भी नहीं। जिस दिन अल्लाह मियाँ बोलेंगे बेटा टाइम पूरा हो गया, आ जा मेरे पास, उस दिन बातें बातें रह जाएंगी। अच्छा इधर देखें, इसी तरीके से ये आपकी एक और रेड लाइन हो गई। अब यहाँ से भी क्या अटैच होगी बताओ मुझे, शाबाश, एक्टिन प्रोटीन अटैच होगी, वेरी गुड। और जब यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन अटैच होगी तो फिर उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में मायोसिन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। अब ये हमारा ना इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बस कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको एक खामखा का वाक़या भी सुना दिया और हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बन गया। अब अगर इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यू कैन अप्रिशिएट इट कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक मायोसिन को 4 एक्टिन प्रोटीन ने सराउंड किया हुआ है। देखना आप लोग,
एक मायोसिन को आपको क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 एक्टिन ने सराउंड किया हुआ है। देखो 2 एक्टिन ये रही, 2 एक्टिन ये रही, बट एक्चुअल में आपने याद रखना है एक मायोसिन को 6 एक्टिन सराउंड करती हैं, याद रखना। बेसिकली बोर्ड पे हम लोग 3D इमेजेस नहीं बनाते ना, तो एक देखो ना, एक इसके आगे होगी इस तरफ, एक इसके पीछे भी तो होगी। तो एक मायोसिन को याद कर लो, घुसा लो इस बात को दिमाग में, 6 एक्टिन प्रोटीन सराउंड करती हैं। इसके ऊपर MCQ आए हुए हैं, तो भूलना नहीं, याद रखना। अच्छा ये आप समझिए। अब देखो इधर देखो, एक मायोसिन को 6 एक्टिन प्रोटीन सराउंड करती हैं। 1 मायोसिन लिख दूं इधर ताकि तुम लोग याद रखो, इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन प्रोटीन्स। तो यहां पे 4 क्यों नजर आ रही है हमें? क्योंकि हम बोर्ड पे 3D इमेजेस नहीं बनाते, 2D इमेजेस बना रहे होते हैं। यानी अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाऊंगा ना, तो देखो इसका ट्रांसफर सेक्शन ऐसे बनेगा कि अगर ये मायोसिन होगी ये, तो एक एक्टिन आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये वाली, एक एक्टिन आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये वाली, इसी तरीके से एक एक्टिन आपको यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ नज़र आ रही है। मगर ये आगे वाली और पीछे वाली आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही, आगे वाली और पीछे वाली आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बोर्ड पे हम 3D इमेजेस नहीं बना रहे होते इसलिए। अच्छा आप देखें, अब यहाँ पर आपने ये बात समझनी है, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ना इसी में गड़बड़ करते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो सारे उनके काम उल्टे हो जाते हैं। अब ज़रा आप यहाँ देख लें। अब आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 Z लाइन है ना, ये 2 Z लाइन है, क्या ख्याल है? याद कर लें, द डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। और याद कर लो, सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल, it is the structural and functional unit of muscle। याद कर लो, भूलना नहीं, ये मसल को बनाने वाला स्ट्रक्चर भी है और मसल का काम करने वाला स्ट्रक्चर भी है। ऑलराइट, समझ में आ गई ये बात? कोई टेंशन तो नहीं चल रही दिमाग में? ऑलराइट, इधर देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके सामने इस डायग्राम को थोड़ा सा लेवल करूँगा, और लेवल करके फिर हम देखते हैं। इधर देखें, अब जी क्या हुआ, अब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर आपकी इजाज़त से कुछ लकीरें मैंने लगानी। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी लाइन पास कर रहा हूँ यहाँ से। अब आपने मुझे बताना है कि मैंने ये लाइन कहाँ से पास की है। इधर देखें, मैंने ये लाइन पास किया, मैंने कहा ना, मैं चूँकि अंदाजे से कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो रहा हो तो उसको आपने इग्नोर कर देना। जी, ये मैंने क्या किया है, मैंने टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन को मार्क किया है, मैंने टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन को मार्क किया है। याद कर लें, टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड ए बैंड, टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड ए बैंड, याद कर लो, भूलना नहीं। टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड ए बैंड, बेसिकली इट्स कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब वो क्या होता है, अभी उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर आप देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लकीर लगाऊं, तो ये क्या हो गया, ये वो जगह हो गई जहाँ हमें एक्टिन नज़र आ रही है, Z लाइन नज़र आ रही है, एक्टिन नज़र आ रही है। सेम गोज हेयर, कि अगर मैं यहाँ से एक लकीर लगाऊं ऐसे, तो ये भी चल रहा है आगे, तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, एक्टिन नज़र आ रही है, Z लाइन नज़र आ रही है, एक्टिन नज़र आ रही है। तो ये जगह जहाँ पर मुझे सिर्फ एक्टिन प्रोटीन और Z लाइन नज़र आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी आई बैंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको आई बैंड बोलते हैं। ये लो भाई, इसको आई बैंड बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से आगे ले जाऊँगा इस जगह पर, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ए बैंड हो गया। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें पता है ये हमें मसल फाइबर में कैसे नज़र आता है। देखो, मायोफिब्रिल अगर मैं यहाँ बना लूँ तुम्हारे सामने, ये मैंने तुम्हारे सामने मायोफिब्रिल बना ली, ये रही, ठीक। तो मायोफिब्रिल में मुझे क्या नज़र आएगा, मायोफिब्रिल में मुझे नज़र आएगा, देखो ये रहा मायोसिन, मायोफिब्रिल में मुझे क्या नज़र आएंगे, ये रहा हमारा मायोसिन, ये रहा हमारा मायोसिन, ये रहा, ये मायोफिब्रिल में मुझे क्या नज़र आ रहे हैं, मायोसिन। अब तुम देखो, ये मायोसिन क्या बना रहे हैं, मायोफिब्रिल में स्ट्राइएशन क्या बना रहे हैं। तो अब देखो, ये कौन सा बैंड हो गया, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, लाइट रीजन, डार्क रीजन, लाइट रीजन, डार्क रीजन, लाइट रीजन, डार्क रीजन। इसी पैटर्न को आप और मैं स्ट्राइएशन कहते हैं, इसी पैटर्न को आप और मैं स्ट्राइएशन कहते हैं। तो ये कौन सा रीजन हो गया, लाइट रीजन, डार्क रीजन, लाइट रीजन, डार्क रीजन, लाइट रीजन, डार्क रीजन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
समझ में आ गई बात ये? अच्छा अब देखो दूसरा, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी इजाज़त से इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा काम तुम्हें ज़रा आसानी समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी इजाज़त से एक इमेजिनरी लाइन और खींच लूँ, चलो थोड़ा सा इसको भी बढ़ा ले आगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बढ़ाते। अगर मैं तुम्हारी इजाज़त से यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन और खींच दूँ, ये लो, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन और लगा ली जो ए बैंड को इंटरसेक्ट कर रही है। किसको इंटरसेक्ट कर रही है? ए बैंड को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये ए बैंड में से ही गुजर रही है। अब तुम मुझे बताओ व्हाट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर हमारा बीच में वो वाला एरिया जहाँ पर वी हैव मायोसिन ओनली, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। तो ए बैंड का वो पार्ट जहाँ पर सिर्फ हमारा मायोसिन होता है, कॉल्ड एच जोन। क्या बोलते हैं इसको? एच जोन। तो ए बैंड क्या हुआ? टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन। आई बैंड क्या हुआ? एक्टिन एंड जेड लाइन। और एच जोन क्या हुआ? ए बैंड का वो बीच वाला पार्ट जहाँ एक्टिन मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहे। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन यहाँ तक? अब इसको मिटाता हूँ और उसको लिख देता हूँ, ठीक हो गया? ये मिटा दूँ ये वाला, जल्दी करो जल्दी करो, कॉन्ट्रेक्शन खत्म करनी है आज इंशाल्लाह। जहाँ मायोसिन है वो ए बैंड, जहाँ एक्टिन है वो आई बैंड। आसानी से ऐसे याद कर लो। हो गया? वो रुक जा, अभी नहीं, अभी एम लाइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एम लाइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये हो गया। इसको मिटाऊं? अब देखो मैं यहाँ पर सिर्फ ये टेंडन मिटा रहा हूँ, और टेंडन मिटा के मैं यहाँ पे पहले कोई लिख दूँ या पूरे को मिटा दूँ? मिटा दूँ पूरा? इधर देख। तो अब बताओ मुझे व्हाट इज ए बैंड? टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन, ए बैंड, ठीक। व्हाट इज आई बैंड? एक्टिन प्लस जेड लाइन। व्हाट इज एच जोन? ए बैंड विद मायोसिन ओनली, यानी ए बैंड का वो पार्ट जहां पर सिर्फ मायोसिन है। और जेड लाइन रेड लाइन सारे को मेरे तो पता लगी है। अब जरा इधर देखें, यहां पर एक बात अब आप समझ लें। अब होता क्या है, ये मैंने मायोसिन बनाई है ना, और मैंने एक्टिन बनाई है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर आपकी मायोसिन को बड़ा किया। अब हम थोड़ा सा इसकी बेसिक्स को समझना शुरू करते हैं। अब ये मैंने आपके सामने आपकी मायोसिन बड़ी कर ली। मायोसिन में से बहुत सारे कनेक्शन निकलते हैं, और ये मायोसिन के ऊपर मैंने एक आपका एक्टिन बना लिया। ये मैंने एक आपका एक्टिन बना लिया। नाउ दिस इज योर एक्टिन। ये क्या है आपका? ये आपका एक्टिन है। याद कर ले, एक्टिन के अंदर एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट साइड या बाइंडिंग साइड, और मायोसिन से एक कनेक्शन निकलता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। और वो क्रॉस ब्रिज जाके इस एक्टिन में अटैच होना चाहता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज ऑफ मायोसिन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस ब्रिज। अब देखो, क्रॉस मतलब क्रॉस करना, ब्रिज मतलब गैप को कवर करना। जैसे दरिया होता है, दरिया के दोनों किनारों के बीच में गैप होता है। आप क्या करते हैं? ब्रिज बना देते हैं, पुल बना देते हैं, जिसकी मदद से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चले जाते हैं। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है? कवर करना किसी गैप को, ठीक हो गया? तो क्रॉस ब्रिज। अब देखो, क्रॉस ब्रिज को अगर मैं देखूँ तो क्रॉस ब्रिज देखो इस तरीके से है ना। तो एक ये जो होता है ना इसका, ये इसको हम कहते हैं इसका बल्बस हेड। इसको हम क्या कहते हैं? इसका बल्बस हेड। और इसको कुछ लोग इसका फिलामेंट भी कहते हैं, कुछ लोग क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। चलो मैं इसको फिलामेंट लिख देता हूँ। सही है? याद बात समझ में आ गई है? अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि एक्टिन से मायोसिन अटैच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जो एक्टिन है ना, इस एक्टिन के ऊपर एक प्रोटीन और ओवरलैप कर रही है।
और वो जो प्रोटीन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये वाली प्रोटीन, इसने इसकी बाइंडिंग साइड को कवर कर लिया है। इस प्रोटीन को आप और मैं ट्रोपोमायोसिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ट्रोपोमायोसिन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ट्रोपोमायोसिन। और आपने याद रखना है कि इसी ट्रोपोमायोसिन से आपकी एक और प्रोटीन अटैच हुई है विच इज़ नोन एज योर ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको कहते हैं ट्रोपोनिन। हम उसको कहते हैं ट्रोपोनिन। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई टेंशन? तो क्या अब ये मायोसिन इस एक्टिन से अटैच हो सकती है? नहीं हो सकती। और जब ये अटैच नहीं होगी तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस मसले को हल करना है। और ये मसला हम हल नहीं करेंगे, ये मसला नेचर ने हल कर दिया है। कैसे? आइए ज़रा देखते हैं। अब याद कर लें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीज़ों, उनमें से पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो है आपके नर्व इम्पल्स। क्योंकि ये स्केलेटल मसल है ना, स्केलेटल मसल अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट नहीं कर सकता। ब्रेन मैसेज भेजेगा कि कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करो तो ये जनरेट करेगा, अदरवाइज ये जनरेट करने वाला नहीं। नंबर 2, आपको इसके लिए चाहिए कैल्शियम आइंस। क्या चाहिए? कैल्शियम आइंस। और नंबर 3, किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपको एटीपी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन चूँकि एक काम है, एक प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर आप समझें, इधर देखें, होता क्या है कि आपको पता है ना, मसल्स को जो न्यूरॉन नर्व सप्लाई देते हैं उनको आप और मैं क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जनाब अली हमारा एक मोटर न्यूरॉन है। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक मोटर न्यूरॉन है। मैं लिख रहा हूँ जी, ये मोटर न्यूरॉन है। क्यों मैं इसको मोटर न्यूरॉन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मोटर न्यूरॉन हमेशा मसल्स को नर्व सप्लाई देते हैं। और जब ये नर्व इम्पल्स पहुँचेगी मोटर न्यूरॉन तक, तो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। ये लो। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे तो याद कर लो, इस बात को कभी भी ना भूलना, क्योंकि इसके ऊपर MCQ आने वाले हैं। और वो बात क्या है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो मोटर न्यूरॉन मसल्स के लिए रिलीज़ करते हैं, हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? तो ये हमेशा क्या होगा मेरे बच्चों? एसिटाइल कोलिन। क्या होगा? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACH भी लिखते हैं। तो जब भी न्यूरॉन मसल्स के लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे, कुछ भी हो जाए, वो एसिटाइल कोलिन ही होगा। क्लियर हो गई बात? अब इसके सामने कौन आ गया? इसके सामने आ गया ये आपका मसल। कौन आ गया? आपका मसल। अब ये एसिटाइल कोलिन जाकर आपकी मसल की मेम्ब्रेन से अटैच हो गया। अब आपको पता है जिस जगह 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस जगह को आप और मैं क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जहाँ 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूरॉन किससे मिल रहा है? मसल से। जिस जगह न्यूरॉन मसल्स के साथ हाथ मिलाते हैं, इस जगह को आप और मैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या हुआ? वो जगह जहाँ न्यूरॉन मसल से मिलते हो। और अच्छा करना है, वो जगह जहाँ मोटर न्यूरॉन मसल से मिलते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? याद रहे, ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, इसका एक और नाम भी होता है। अगर वो नाम आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट। ये भी इसी का नाम है। तो अगर आप पास कोई सवाल आ जाए जिसमें न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ना लिखा हो, मोटर एंड प्लेट लिखा हो, तो बात एक ही। तो बात एक ही। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब जब मसल रिसीव करता है एसिटाइल कोलिन, याद कर लो ध्यान से, तो मसल की जो मेम्ब्रेन है ना, मसल की मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में जैसे मीसोसोम नहीं होते, वैसे मसल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड करती है इस तरीके से। और जब वो अंदर की तरफ फोल्ड करती है, तो जब आप इसको मसल में देखेंगे ना, तो ये फोल्डिंग हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी। किस में होगी? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। दैट्स वाई
दिस इनफोल्डिंग इज नोन एज ट्रांसवर्स टिब्यूल। क्या नाम है इसका? और जो इसका ज़्यादा मशहूर नाम है टी टिब्यूल। क्या ज़्यादा मशहूर नाम है इसका? टी टिब्यूल। और मैं बच्चों को कहता हूँ भाई इसको याद करने का एक और भी आसान तरीका है, अगर आप इसको देखें तो इट्स लुक्स लाइक ए टी, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट टी की तरह है, आसान हो गया याद करना। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन पहुँचेगा कहाँ पर? मसल सेल की मेम्ब्रेन के पास। मसल का जो मेम्ब्रेन है वो इस न्यूरॉन के मैसेज को कैरी करना शुरू करेगा, और जब वो कैरी करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा? वो टी टिब्यूल के अंदर भी जाएगा। कहाँ जाएगा? टी टिब्यूल के अंदर जाएगा। ठीक हो गया? तो ये अब मसल की मेम्ब्रेन से इम्पल्स गुजरने लगी है, और जैसे जैसे ये इम्पल्स मसल की मेम्ब्रेन से गुजरने लगेगी वो कहाँ जाएगी? वो टी टिब्यूल में भी जाना शुरू हो जाएगी। होंगे तो हज़ारों, हमने दो चार बना लिए। अब ये जो टी टिब्यूल है, इस टी टिब्यूल के साथ हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। क्या अटैच है? और आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। और किस वजह से बोलते हैं? सार्कोमेयर की वजह से। किस वजह से बोलते हैं? सार्कोमेयर की वजह से। तो अब ये आपके मसल्स के टी टिब्यूल्स के साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच हुई हुई है। अब आप याद कर लो मेरे बच्चों कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ये इम्पल्स यहाँ से पास होती है तो वो क्या करती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करती है, और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होती है तो वो कैल्शियम आयन रिलीज़ करती है। क्या रिलीज़ करती है? वो कैल्शियम आयन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। क्या शुरू कर देती है बच्चों? वो कैल्शियम आयन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। याद कर ले, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। 3 में से 2 पूरी हो गई। नर्व इम्पल्स आई, एसिटाइल कोलिन से मैसेज कहाँ तक पहुँच गया? मसल तक। मसल ने उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज़ कर दिया? कैल्शियम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अब आप इसको देखें, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ मिटाना पड़ेगा तब जाके मेरा काम चलेगा। या उसको मिटा दूँ? उसको मिटा दूँ? ये बैंड याद रहेंगे ना? सही। मिटाऊँ तो? अब इधर देखो। अब जनाब ये मैंने बना ली वही आपकी मायोसिन, ये रही आपकी मायोसिन। और ये जो आपकी मायोसिन है ये बेचैन और बेकरार हो रही है एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। ये रहा इसका क्रॉस ब्रिज, और आपको पता है ना इस क्रॉस ब्रिज के साथ एटीपी अटैच होकर एनर्जी इसको दे चुका है, ताकि जब ये काम करे तो एनर्जी इसके पास हो। तो और ये ऊपर क्या बैठी हुई है? ये ऊपर बैठी हुई है जनाब अली एक्टिन, और एक्टिन भी चाहती है मायोसिन इससे मिले ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो। मगर बीच में कौन आ गया? बीच में आई हुई है ट्रोपोमायोसिन। वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, मिलने नहीं दूंगी तुम आपस में। है भाई? ये हीरो, ये हीरोइन, ये हीरोइन का बाप, और वो कह रहा मिलने नहीं दूंगा तुझे। फिर कौन आएगा? ये आई हीरोइन की माँ हमारी ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन ने कहा ओ भाई बच्चे जिद कर रहे हैं, आओ बैठ के मसले को हल निकालते हैं। अब वो हल कैसे निकाला जाएगा? वो हल ये निकाला जाएगा कि ये जो कैल्शियम रिलीज हुई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्या होगा? ये कैल्शियम जाके अटैच होगी किसके साथ? ये कैल्शियम जनाब जाके अटैच होगी ट्रोपोनिन के साथ। किससे अटैच होगी? ट्रोपोनिन के साथ। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मायोसिन को एटीपी एनर्जी ऑलरेडी दे चुका हुआ है। तो अब क्या हुआ? जैसे ही ये काम होगा वैसे ही क्या होगा? वैसे ही ये ट्रोपोनिन यानी वो जो माँ है उसकी, वो उसके बाप को कन्विंस कर लेगी कि बच्चे जिद कर रहे हैं और जवान बच्चों से बहस करना मुनासिब नहीं है, घर से भागी ना जाए। तो अब क्या होगा जी? हाँ अब क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो उसका बाप बोलेगा अच्छा चलो लड़का भी मुनासिब है, मुनासिब ख़ानदान का है, चलो कोई बात नहीं। आखिरकार वो भी बदबख्त मान गया। अब देखो क्या होगा?
अब जैसे ही वो कैल्शियम आगे वहाँ अटैच होगी तो क्या होगा, ये जो ट्रोपोनिन है ये जुड़ी हुई है, अटैच हुई हुई है किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। ये ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट करेगी, ये क्या करेगी, ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट कर देगी। और जैसे ही ये ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट कर देगी तो ये ट्विस्टिंग की वजह से, किस वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से, ये लो, और ये आ गई तुम्हारी ट्रोपोमायोसिन। अब देखो ट्रोपोमायोसिन यहाँ पर है, ये भी, ये ट्रोपोमायोसिन ये भी, और ये कैल्शियम से अटैच हुई है, ये देखो ये रही कैल्शियम। तो अब ये ट्रोपोमायोसिन क्या हो गई, ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट हो गई। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट हुई तो मायोसिन के हेड के अंदर, बल्बस हेड के अंदर ऑलरेडी एनर्जी मौजूद थी, वो गया और वो जाके एक्टिन की बाइंडिंग साइड में अटैच हो गया। और जैसे वो एक्टिन की बाइंडिंग साइड में अटैच होगा, एनर्जी उसके पास पहले ही है, एटीपी एनर्जी पहले दे चुका है उसको, ये क्या करेगा, ये इसको अपने सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, ये इसको अपने सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर देगा। यानी ये ऐसे है ना, तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि एक एक्टिन यहाँ पर भी तो होगी, क्या ख्याल है, दोनों तरफ एक्टिन थी ना, अभी बनाई तो थी हमने, तो ये इसकी भी बाइंडिंग साइड है ये रही, और ये इसका भी जो ट्रोपोनिन है उसको ट्रोपोमायोसिन ने कैल्शियम की वजह से यहाँ से हटा दिया है, ऐसे ही हुआ है, ये लो जी, ये हट गया इधर से, ये कैल्शियम से अटैच हो गया, लो ये लो, और ये जनाब अली इसका बल्बस हेड यहाँ जाके अटैच हो गया। तो अब ये इसको भी अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसको भी अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो अब जब ये इसको दोनों को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, थोड़ा सा मैं इसको इधर बड़ा कर दूं ताकि कुछ सिमेट्री इसकी बेहतर हो जाए। हाँ, तो अब जब ये इन दोनों को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा बताओ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। और अभी तुमने देखा कि ये जो एक्टिन थी, ये एक्टिन किससे अटैच थी, जेड लाइन से, ये एक्टिन किससे अटैच थी, जेड लाइन से। तो जब ये दोनों अंदर की तरफ जाने लगेंगे तो क्या होगा, सार्कोमेयर छोटा होने लग जाएगा, और सार्कोमेयर छोटा होगा तो पूरा मसल छोटा होने लगेगा, पूरा मसल छोटा होने लग जाएगा। तो जब आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो क्या होता है, जब आप सार्कोमेयर को देखते हो तो सार्कोमेयर के साथ क्या होगा बताओ, सार्कोमेयर शॉर्टन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मायोसिन उसको पुल कर रहा है। इसको ऐसे समझो तुम लोग, देखो तुम इसको ऐसे समझो, लेट सपोज मैं मायोसिन हूँ, फर्ज कर लो ये एक एक्टिन है, ये दूसरा एक्टिन है, और ये मेरे जो हाथ हैं ये हमारे क्रॉस ब्रिजेस हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस इन दोनों एक्टिन को ऐसे अपने सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, ऐसे ये इसको अपने सेंटर की तरफ ऐसे करके खींच रहे हैं। तो जब ये मायोसिन एक्टिन को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी तो अब तुम अंदाज़ा लगा रहे हो कि एक्टिन के साथ कौन जुड़ी हुई है, जेड लाइन। जेड लाइन भी साथ मूव करेगी ना, तो जेड लाइन जब मूव करेगी तो सार्कोमेयर बड़ा होगा छोटा होगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए सार्कोमेयर छोटा होगा। और जब मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सार्कोमेयर 35% रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है साइज में इसके, यानी 35% ये शॉर्ट हो जाएगा। आसान जबान में अगर कोई मसल है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो वो 65 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा जब फुल कॉन्ट्रैक्शन होगी, इससे ज़्यादा होती नहीं। दूसरा, अब तुम मुझे बताओ कि आई बैंड के साथ क्या होगा, आई बैंड छोटा होगा बड़ा होगा, आई बैंड छोटा होगा। क्यों छोटा क्यों होगा, क्योंकि अब एक्टिन को मायोसिन के सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है, तो जैसे जैसे वो सेंटर से खींचता जाएगा वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। तो आई बैंड क्या हो जाएगा, आई बैंड छोटा हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। एच जोन के साथ क्या होगा, अब देखो आई जोन क्या था, ये बीच वाला पार्ट था ना आई जोन, तो जब ये एक्टिन इधर जाएगी और ये एक्टिन इधर जाएगी तो क्या होगा, आई जोन छोटा होने लगेगा। फर्स्ट हो रही है एक एक्टिन है, ये दूसरी एक्टिन है, और इनके बीच में आई जोन है। तो जैसे जैसे ये मायोसिन इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, आई जोन छोटा होता जाएगा। छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, आई जोन डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एच जोन के साथ क्या होगा, आई जोन विल शॉर्टन या डिसअपियर, तो या तो छोटा हो जाएगा या गायब हो जाएगा। अगर फुली कॉन्ट्रैक्शन हुई तो डिसअपियर हो जाएगा। ऑन फुल कॉन्ट्रैक्शन, ऑन फुल कॉन्ट्रैक्शन डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
ए बैंड के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो बीच में खड़ा था, इधर से खींच रहा था, इधर से खींच रहा था, वो बीच में अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो ए बैंड विल रिमेन, ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड, ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, ये तुम्हारी एक एक्टिन, ये तुम्हारी दूसरी एक्टिन, मायोसिन इन दोनों खींच रहा है, ये सेंटर की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जाते सेंटर में मिल गए। जिस जगह दो एक्टिन आपस में मिलेंगी, ये जगह क्या शो करेगी कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम हो गई है। इस पॉइंट को एम लाइन बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्टिन आपस में आके मिल गई, जिससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, उस पॉइंट को एम लाइन बोलते हैं। और वो एम लाइन हमेशा कहाँ होगी? मायोसिन के बिल्कुल सेंटर में। कहाँ होगी हमेशा? क्योंकि मायोसिन दोनों एक्टिन को अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। कहाँ पुल कर रहा है? अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो एम लाइन, साइट वेयर टू एक्टिन्स ऑफ ऑपोजिट साइड मीट। और ये क्या शो करता है? फुल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, आप देखो इस कॉन्सेप्ट को तुम ऐसे समझो कि ये तुम्हारी मायोसिन है, ये तुम्हारी एक्टिन है। पहले इनकी ओवरलैपिंग कम थी, जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होने लगे, जब रिलैक्सेशन हुई तो ओवरलैपिंग कम हो गई, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई। तो ये ऐसा होता है जैसे अगर ये मेरा अंगूठा एक जेड लाइन है और ये मेरा अंगूठा दूसरी जेड लाइन है, और ये अभी मेरी एक्टिन और मायोसिन, ये मेरी उंगलियां एक्टिन और मायोसिन है, अब इनमें ओवरलैपिंग कम है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, जब रिलैक्सेशन होगी तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। अब तुम देख रहे हो कि जब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है तो मेरे अंगूठे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, यानी जेड लाइन नज़दीक आ रही है, यानी सार्कोमेयर छोटा हो रहा है। और जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी जेड लाइन एक दूसरे दूर जा रहे हैं, सार्कोमेयर बड़ा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ना कोई चीज़ छोटी हो रही है, ना कोई चीज़ बड़ी हो रही है, उंगलियाँ मेरी उतनी की उतनी है। क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, ओवरलैपिंग कम हो रही है। इसीलिए जब हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, ओवरलैपिंग कम हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए द होल आइडियोलॉजी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये एडवर्ड हक्सले की थ्योरी है, और उसके साथ इनके एक एसोसिएट भी थे, मैं अभी नाम उनका भूल रहा हूँ। तो ये जो हक्सले था, उसको हक्सले पे इसको नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ मतलब वो देख लीजिएगा जो भी हो, हक्सले को इसमें नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी वो चीज़ है। ये लो भाई, तो हक्सले को उसके ऊपर जो नोबेल अवार्ड भी मिली हुई है। बड़ी थ्योरी है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करती है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि स्मूथ मसल स्ट्राइटेड क्यों नहीं होते, तो तुम क्या बताओगे? क्योंकि उनमें एक्टिन और मायोसिन इस तरह से अरेंज नहीं होते, बस उनमें अरेंजमेंट किसी और तरह से होती है, उनमें अरेंजमेंट किसी और तरह से होती है। वो आओगे मेडिकल कॉलेज में तो बताएंगे तुम्हें, अभी तो इसके ध्यान और भी। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा काम हमने कर लिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन देख ली, सारी चीज़ें देख ली। इसको अच्छी तरह देखो, ये हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला काम धबड़ दूध हो गया। कुछ रह गया तो बताओ मुझे।